आगे की लाइट्स बंद। ठीक है चिंता पोस्ट मेथड पोस्ट अगर ऐसा काम हुआ तो पॉसिबल ही ना हो गेट ही यूज करना जी आ अच्छा जी। लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू किया था, थोड़ा सा तेज कर देते साथ में, थोड़ा सा तेज कर। चलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने लास्ट टाइम इनहेरिटेंस शुरू किया था। पहले हमने बात की थी कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स और क्लास में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर देखा था और उसके बाद फिर हमने एक इनहेरिटेंस की एक एग्जाम्पल की थी जिसमें मैंने आपको डेटाबेस की कनेक्शन और उसको फिर डेटाबेस की क्लास को इनहेरिट करके फिर उसके मेथड्स को हमने यहाँ पर अपनी जो चाइल्ड क्लास थी इसके अंदर यूज़ किया था। अच्छा लास्ट टाइम जो हमने बिल्कुल आखिर में जो एग्जाम्पल की थी जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड थी, कितने लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया हमने वो किया गया था? जो क्लास में थे, मतलब क्लास ली थी लेकिन समझ में नहीं आया था, जो एब्सेंट थे उसके अलावा। बंद कर दें।
अब एक काम करते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम काम किया था इसी को मैं दोबारा रीयूज कर रहा हूँ, और इसी में मजीद जो हमें आज जो काम करना है उसको लेके चलते हैं फर्दर। एक एग्जाम्पल की थी हमने लास्ट टाइम, जिसमें मैंने आपको सिंपल सिर्फ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि इनहेरिटेंस में हमारे पास बेसिकली होता क्या है। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लास बनाई थी मैथ, और उसके बाद उसमें एक मेथड बनाया था ऐड, और एक और क्लास बनाई थी टेस्ट, और उसको एक्सटेंड करवा दिया था मैंने इस मैथ की क्लास से। और यहाँ पे हमने बात ये की थी कि मैथ जो है अब एक्सटेंड करने के रिजल्ट में मैथ पेरेंट क्लास है टेस्ट की, ठीक है। और उसके अंदर फिर हमने मजीद एक और मेथड बनाया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब इस टेस्ट के पास दो मेथड्स हैं, एक सबट्रैक्ट इसका अपना, और एक ऐड जो इसको इनहेरिटेंस के रिजल्ट में इनहेरिटेंस की वजह से अपने पास मिला है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमारे पास होता है कि हम जब इनहेरिट करते हैं तो पेरेंट क्लास की जो चीज़ें पब्लिक होती हैं उसका एक क्लोन, एक कॉपी चाइल्ड क्लास को मिलती है, ठीक है। इस बात को हम मजीद इन फ्यूचर मजीद डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया था टेस्ट क्लास का, और उसके बाद सबट्रैक्ट और ऐड दोनों को हमने यहाँ पे कॉल किया था। इसको हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है। कितनी? अनलिमिटेड। क्या चीज? देखिए, इसको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आसान अल्फाज में ना, टेक्निकली इतनी मुझे समझ में नहीं आती, इतनी मुश्किल बात है। आसान अल्फाज में ये कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा नहीं हो सकता, ठीक है जी, समझ आ गया जी। जरूरी नहीं, हाँ वो अलग केस है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल ये एक केस है। प्राइवेट क्लास में कुछ वो जब हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे वहाँ पर मजीद मैं इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूंगा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। अभी जो हमें करना है उसको देख लेते हैं जी। नहीं हो सकती सर, क्या चाइल्ड जो है वो फर्दर किसी का चाइल्ड? जी, मैं एग्जाम्पल यही करवाने लगा हूँ आपको। ये एग्जाम्पल देख लें, इसमें आपके तमाम क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप लोग बातें नहीं करें फर्स्ट रो में जाकर। एक और मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, लेट्स सपोज स्क्वायर टेस्ट 2 कर लेते हैं इसका नाम, और इसको मैंने अगेन एक्सटेंड किया है। अगेन मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ मैथ से। अब आपके पास कुछ हायरार्की इस तरह से होगी कि ये आपकी मैथ क्लास है, उसके बाद
टेस्ट है। इस तरह से कुछ आपके पास हायरार्की फिलहाल जो अभी हमने यहाँ कोड किया है कि एक टेस्ट क्लास और एक टेस्ट 2 है, दोनों को मैंने इनहेरिट किया है मैथ से। तो इस केस में इस तरह से हायरार्की कि मैथ जो है वो इन दोनों का पेरेंट है, ठीक है। और ये दोनों क्लासेस जो हैं टेस्ट और टेस्ट 2, ये दोनों जो है वो मैथ की तमाम प्रॉपर्टीज, मेथड्स और इंस्टेंस यानी कि उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, बशर्ते कि वो प्राइवेट ना हो। हाँ, अब मैं दूसरी एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे टेस्ट 2 का, अभी तक हमने टेस्ट का बनाया था, अब मैं एक काम करता हूँ, उसको नाम देता हूँ टेस्ट 1, मैं नाम देता हूँ टेस्ट 1 और ये है टेस्ट 2। दोनों ने एक्सटेंड किया हुआ है मैथ की क्लास को, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ टेस्ट 2 का। सवाल ये है कि टेस्ट 2 के पास अब क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल। क्या इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ये वाला मेथड कॉल कर सकता हूँ? यानी लाइन नंबर 28 पे जो ये मैंने हाईलाइट जो किया है, क्या ये वैलिड है अब? फिर बताएंगे। सब चले, मैं पूछता हूँ लास्ट में तो भाई टोपी पहने बैठे ना, नहीं आप, हाँ लंबे बालों वाले भाई, जी जी। क्या ये कोड जो मैंने लिखा है, अगर इस कोड को पहले देखें, नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, मैंने अब ये जो 2 लाइनें लिखी हैं, क्या ये सही है? इनहेरिटेंस तो याद होगा आपको, लास्ट हमने क्लास में डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड है, हम फर्दर आगे चलें। और एक यहाँ पे हमारे पास जो पेरेंट क्लास है वो मैथ है, और पेरेंट के अब 2 चाइल्ड हैं, एक टेस्ट 1 है और एक टेस्ट 2 है। टेस्ट 2 के बाद सब्ट्रैक्शन का फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, है इसमें सही कह रहे हैं? सर एक चीज, वैसे रियल लाइफ में देखा जाए तो दोनों एक ही पेरेंट के चाइल्ड हैं, तो वर्चुअली दोनों को आपस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो शेयर करने चाहिए। आपके पुणे आपको पैसे दिए भाई को दे देंगे, मांगेंगे तो देंगे ना, विदाउट उसका तो नहीं, वर्चुअली तो कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं होगा ये, ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट 2 के पास अब 2 चीजें, एक मल्टीप्लाई का अपना मेथड है और जो पेरेंट्स है उसको मिला है ऐड, वो है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, ये बात क्लियर है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है, आपको पार्स एरर ही देगा ये, ठीक है, क्योंकि आप ये वो मेथड कॉल करें जो उसके पास है ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको भी हम देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे बताना ये था कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं और हायरार्की कुछ इस तरह से है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसको एक्सटेंड को हटा के लिखते हैं हम टेस्ट 1, ठीक है जी। अब हायरार्की हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब आपके पास हायरार्की कुछ इस तरह से कि मैथ जो है वो पेरेंट है टेस्ट 1 क्लास का, और टेस्ट 1 जो है वो पेरेंट है वो टेस्ट 2 क्लास की है। अच्छा, इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं मल्टी लेवल
इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अक्सर टेस्ट में या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, तो ये होती है। और PHP जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, नहीं करता। इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, PHP में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। C++ में क्या कहते हैं इसको, क्या प्रॉब्लम क्या कहलाती है, नाम कैसा, मल्टीपल इनहेरिटेंस का? मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये होता है कि ठीक है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस PHP में होती नहीं है। अब इस कोड पे वापस आते हैं, मैं मजीद इसमें कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। यहाँ मैथ में हमारे पास एक मेथड है ऐड, टेस्ट के अंदर एक मेथड है हमारे पास सब्ट्रैक्ट, और टेस्ट 2 के पास एक मेथड है मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये फंक्शंस डिस्क्रिप्शन है। टेस्ट 2 के पास जिन जिन मेथड्स का एक्सेस है, ऐड भी है, और टेस्ट 2 के पास सब्ट्रैक्ट भी है और ऐड भी है। ठीक है जी, तो अब अगर मैं अब इस कोड को चलाऊं तो क्या अब ये कोड सही चलेगा? सही है। क्यों? क्योंकि अब टेस्ट 2 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और इसके बाद सब्ट्रैक्ट भी है जो कि इसको पेरेंट से मिला है, और ऐड भी है जो इसको पेरेंट के पेरेंट से मिला है। अच्छा, इनहेरिटेंस जो है वो 21 में प्रोसेस होता है। जी, 1 में प्रोसेस। ठीक है जी। जी, डायमंड प्रॉब्लम, मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं, जो C++ में, डॉटनेट में भी है, शैडोइंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू जाती है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है, और ये कोड भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है। वापस हम आते हैं अपने पास इस कोड के ऊपर जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था, जिसमें हमने एक क्यूरी लिखी थी और उसमें हमने एक DB मैनेजर बनाया था। अच्छा, इस कोड में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी उस दिन, तो एक चेक इसमें हमने नहीं लगाया था कि अगर आपकी किसी वजह से क्यूरी फेल हो जाए या क्यूरी का रिजल्ट ना हो, तो यहाँ पर एक चेक मैं अभी ऐड कर देता हूँ। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास चाहिए, तो यहाँ पे आपको इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो वापस हम इस कोड पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई थी सर्वे की, इसमें दो, एक की जरूरत है फिलहाल, कंस्ट्रक्टर लिखा था, और उसके बाद मैंने एक इसमें मेथड बनाया था गेट सर्वे इन्फो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक आईडी को सेंड किया था, और उसके बाद इस मेथड को कॉल किया था। तो हमारे पास तमाम सर्वेज की लिस्ट आ गई थी, सॉरी इस सर्वे की लिस्ट आ गई थी जिसकी आईडी जो है वो 17 है। मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ,
मैं इस सेम फंक्शन को दोबारा मैंने यहाँ पर लिखा और इसमें मैंने अब की दफ़ा एक पैरामीटर लिया है एक्टिव का, और जो भी इसकी वैल्यू है उसको मैं उठाकर इस क्यूरी के अंदर कॉन्कैट कर रहा हूँ एंड एक्टिव इज इक्वल्स टू जो भी इनपुट मुझे इस मेथड के अंदर रिसीव होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मेथड, इसका नाम गेट सर्वे इन्फो, ये वही मेथड है जो हमने यहाँ पर इस जगह पर लिखा है। इन दोनों मेथड्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ उसके पैरामीटर यानी सिग्नेचर का है, उसके इनपुट पैरामीटर्स का है। सेम नेम हो लेकिन आपके पास सिग्नेचर डिफरेंट हो, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। अगर आपके पास किसी क्लास के अंदर मेथड सेम हो लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट हो तो इसको हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। जी दोनों सेम है। हाँ, सिर्फ इसमें एक फर्क यह है कि इसमें अगर पैरामीटर हम पास करेंगे, ठीक है, तो पैरामीटर पास करने के रिजल्ट में जो पैरामीटर मैंने दिए वो उसकी वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी। दोनों में फंक्शन में भी फर्क है। ओवरलोडिंग। अच्छा, ये बात क्लियर। अच्छा, अब PHP के अंदर दूसरा ट्विस्ट ये है कि PHP मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती। ये मैं अगर इसको चलाऊंगा तो ये मुझे एक अदद पार्ट्स एरर देगा। जी बोली भाई लैंग्वेज कैन नॉट redeclare survey get survey info in this file। अच्छा, लेकिन बताने का मकसद ये था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग का, जिसमें सेम सिग्नेचर होता है लेकिन सेम नेम होता है मेथड का लेकिन सिग्नेचर जो है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, अब मैं इस फंक्शन को फिलहाल यहाँ से कट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक और क्लास बना रहा हूँ, क्लास क्वेश्चंस, और इसको मैं इनहेरिट करवा रहा हूँ सर्वे से। चलिए, मैंने अब यहाँ पे क्लास लिखी है क्लास क्वेश्चंस, इसको एक्सटेंड करवा रहा हूँ मैं सर्वे से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, क्या करूँगा मैं इस क्लास में है? कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा जी? अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि बेहतर ये है कि इसको यूज़ किया जाए और इसका रीज़न गूगल से आपको निकालना था, आज पूछ लूँगा किसी। अच्छा, अब ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिख दिया, क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद सबसे पहला काम कंस्ट्रक्टर मैंने जो इसका अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट है इसको लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ एग्जैक्टली, पेरेंट का मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। पहला स्टेप, जब भी आप इस तरह का काम करें इनहेरिटेंस के अंदर तो हमेशा अगर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और वहाँ पे कहीं पे भी इस तरह की डीबी की इन्वॉल्वमेंट है या किसी और चीज़ है तो आप हमेशा ये 2 लाइनें तो याद कर लेंगे, आपको ये लाजमी लिखनी है। ठीक है, फिलहाल अब हमारा यहाँ पर काम खत्म होता है। अभी मजीद हमें इसमें हमने कोई वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करवाना। हमने जो कोड ऊपर कॉपी किया था इसको हम यहाँ पे दोबारा कॉपी कर रहा हूँ।
अच्छा जी, अब ज़रा इधर गौर से सब लोग देख लें। ये हम क्या कर रहे हैं इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। इस वक्त एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए। मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और जो मैंने यहाँ पर इस वक्त बनाई है क्वेश्चंस की, इस क्वेश्चंस के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं इस मेथड को कॉल करूँगा। वो किस तरह से कॉल होगा, क्या होगा, बैकएंड पे किस तरह से वर्क करेगा, क्या ये ओवरलोडिंग होगी नहीं होगी, इन सब पे हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। फिलहाल एक छोटा सा सिनेरियो ये है कि मैं जब यहाँ पे क्वेश्चन आईडी पास करूँगा, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिफॉल्ट में सेट कर देता हूँ नल से भी। अगर इसकी क्वेश्चन आईडी आपको रिसीव हो रही है तो ये जो क्यूरी है नीचे, इसमें से मैं एक्टिव भी हटा देता हूँ। सिंपली तो मेरे पास ऊपर क्यूरी लिखी हुई है, सेम आपके पास वही क्यूरी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आईडी सेट हो जाए, आपके पास क्वेश्चंस का दूसरा टेबल है, ठीक है, आपको क्वेश्चन के टेबल से ज्वाइन लगाना है ऑन द बिहाफ ऑफ सर्वे आईडी, वेयर के क्लॉज में ये क्वेश्चन आईडी देनी है। क्यूरी लिख दीजिए आप सब लोग। ये इस फंक्शन को कंप्लीट आप लोग लिख दीजिए, जो फंक्शन है बस क्यूरी चेंज होगी, बाकी फंक्शन आप लोग अपने पेपर पे लिख दीजिए। और अज्यूम कर लें क्वेश्चन जो सेकंड टेबल है जिससे ज्वाइन करना है उसका नाम है क्वेश्चन। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन पढ़ाया था तो मैंने आपको शायद बताया, लास्ट क्लास में बताया था कि शायद 6 या 7 लोगों ने क्यूरी बनाई थी, बाकी लोगों ने जहमत ही नहीं करी थी। और अगर आपको ज्वाइंस नहीं आते तो बहुत समझ लें कि खतरनाक बात है। क्वेश्चन ये है कि आपको अगर क्वेश्चन आईडी रिसीव होती है इस मेथड के अंदर तो इस क्यूरी को चेंज करना है। अब क्यूरी किस तरह से चेंज होगी, किस तरह से आप इफ एल्स की कंडीशन लाएंगे, और फाइनली जो आपके पास क्यूरी का रिजल्ट होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट क्यूरी होनी चाहिए। वो क्यूरी क्या होगी, वो क्यूरी लिख दीजिए ज्वाइंस की। फिर तो सिंपल यही रहेगा। अगर क्वेश्चन आईडी नल है तो फिर तो यही सेम की क्यूरी रहेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन आईडी आपको रिसीव हो रही है तो आपको इस क्यूरी को चेंज करना है और ज्वाइन लगाना है क्वेश्चन टेबल से। बल्कि काम करिए बोले ये अटेंडेंस शीट मैंने दूसरी भेजी है, इसके ऊपर जिन लोगों ने पहले लगा दी थी दोबारा लगा दीजिएगा अटेंडेंस। जी सब यूज़ कर सकते हैं, किसी ने आपके हाथ पैर नहीं पकड़े, जो दिल चाहता है वो यूज़ करें। जी लिख ली सबने? आपके जो पीछे बैठे हैं बोले चश्मे में, आपके जो पीछे अगर उठते हैं लिख बना, पहले तो ये बताएं क्यों नहीं आपके बराबर में थे। हाँ जी बिल्कुल, नहीं रुक जाए, नहीं वही अपनी सीट पे हो जाए। लिख लिया आप? पहले तो ये बताएं लिख ली क्यों है? अच्छा कंप्लीट नहीं हुई। आपके जो आगे बैठे टी शर्ट, जी आप लिख लीजिए, ज़रा उठ के बताओ क्या लिख ली।
सिलेक्ट ऑल लिखना है। अच्छा स्टैटिक, ठीक है। अच्छा बताते हो, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। हाँ चलो ठीक है, वो इशू नहीं है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्वेश्चन वेयर is equals to इसमें ज्वाइन कर, जिससे पूछूं से वो बता। ज्वाइन नहीं है इसमें। बैठ जाओ वापस बैठ जाओ। आपके तो बराबर में। हाँ ये इनको उठा, अरीब के तो पीछे और उनके बराबर में तो ये जी चश्मे ने। हाँ आपने लिखी भाई क्यों? सब बना रहे आपके तो पीछे चश्मे में जी, सब बना रहे, क्यूरी बना रहे ना। अच्छा राइट साइड का आते हैं। जरा आप उठिएगा, आपके तो बराबर में सीधे, आपके तो लेफ्ट पे, मेरे सीधे हाथ पे, आपके लेफ्ट पे बिल्कुल। हाँ ये आपके तो, हाँ ये इनको उठाएं। आपने बना ली क्यूरी में? अभी आए। अच्छा आप उठ जाए। हाँ आपने बना ली। अच्छा नहीं, रुक जाए जरा, मुझे खवातीन में से किसी ने बनाई? खवातीन से पूछो जी, बनाई किसी ने? नहीं मुझे देख के स्ट्रेट ज्वाइन नहीं लगाना, क्यूरी सही है, स्ट्रेट ज्वाइन नहीं लगाना। नहीं मुझे हैं नहीं ये। अच्छा एक बंदा और मुझे चाहिए, शायद आए नहीं आज। चले हाँ ना, आपने बनाई? हाँ नहीं तो यानी हमें लिस्ट चाहिए सर्वे की जिनके साथ क्वेश्चंस हैं। चले सर्वे आईडी ना भी मौजूद हो तब भी क्यूरी बन जाएगी, बिना सर्वे आईडी के। सर उसमें सारे सर्वे आ जाएंगे और उनके साथ क्वेश्चंस। अच्छा एक साहब जिन्होंने जो समस्याओं की मैंने सही बनाई है वो जरा बता दें, जिनको लगता है मैंने क्यूरी सही बनाई है जरा वो बता दें क्यूरी क्या होगी। क्यूरी बता दें क्यूरी। हाँ एक अगर ये आपके पास ये कंडीशन लगेगी पहले, सबसे पहले तो, और इसके बाद एक और कंडीशन लगेगी, नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है ठीक है, आप क्यूरी लिखा दें, लाइक सेलेक्ट फ्रॉम सर्वे। इसके बाद क्या लिखूं? वेयर इनर जॉइन क्वेश्चन क्यू ऑन एस डॉट क्यू आई डी क्वेश्चन आई डी क्यू डॉट
क्वेश्चन आईडी जो ऊपर से आई है। अच्छा क्वेश्चन आईडी बस ये क्यू डॉट क्वेश्चन आईडी चला सर्वे की आईडी नहीं है, अगर सिर्फ क्वेश्चन आईडी से आपको निकालना है। सही है, खत्म। कितने लोग कहते हैं क्यूरी सही है? नहीं सही, क्यों? इनर जॉइन में आपने वो जो ऑन दिया है, हाँ वो क्वेश्चन आईडी सर्वे में तो आई नहीं, सर्वे में कॉपी होता है। बैठे रहे, बैठे रहे। अब सही, जी क्यूरी सही है। रखी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सर्वे के अंदर सर्वे की डिटेल आएगी, क्वेश्चंस की डिटेल नहीं आएगी। अगर आप डेटा 2-4 कुछ पेजेस पलटे तो हमने तो डीबी बनाया था। ठीक है जी, ये क्लियर है? सिंपली मैंने इधर ज्वाइन किया इसको, सर्वे को क्वेश्चंस के साथ। खैर तो देखिए, डेवलपमेंट जब आप लोग सब लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में डेवलपमेंट साइड पे आएंगे या कर भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो यूँ समझ लें कि जिसको ज्वाइंस नहीं आते ना, उसको समझ लें कुछ नहीं आता। आप भले बहुत अच्छे डेवलपर हो, बहुत अच्छे लॉजिक जनरेटर हो, लेकिन अगर आप डेटाबेस के ज्वाइंस नहीं लिख सकते, क्यूरी नहीं लिख सकते, तो फिर आप कुछ नहीं लिख सकते। तो जिन लोगों को मैंने आज थोड़ा सा खुद से, मेरा मकसद कुछ और नहीं है, मतलब आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करें और चीज़ों को स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, टाइम कम है और इसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती, लिहाजा इस टॉपिक को लाजमी कवर कीजिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फिर भी छोड़ दें, गाड़ी चल जाएगी, लेकिन जॉइंट्स के बिना नहीं चल सकते। भारत वापस आते हैं हम यहाँ पर कोड पे। हमने यहाँ पर क्लास बनाई थी सर्वे की और उसको हमने पेरेंट बनाया क्वेश्चन की क्लास का। यहाँ पर हमने सेम नेम का, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को आईडी को और यहाँ पर हमने एक पैरामीटर एडिशनली ले लिया है। अगर हमारे पास क्वेश्चन की आईडी सेट है या हम इसमें क्वेश्चन आईडी पास करते हैं, तो अब की दफा जो हमारे पास क्वेरी होगी वो ये होगी। अदरवाइज क्वेरी जो होगी हमारे पास, जो डिफॉल्ट पहले से कर ली है वही क्वेरी होगी। हम इसको थोड़ा सा इसके पैरामीटर्स को सही कर लेते हैं ताकि क्वेरी हमारे पास चल जाए।
जी हमारे पास कंप्लीट क्यूरी हो गई। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा गौर से समझ लीजिए, जो PHP के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लैंग्वेजेस से। देखिए जब हमने सेम मेथड को इस क्लास के अंदर लिखा था, जो कि मेथड ओवरलोडिंग कहलाती है, तो इसमें हमारे पास पार्स एरर आया था। ठीक है, अच्छा जब हम इस क्लास को एक्सटेंड करें और उस क्लास को एक्सटेंड करने के बाद सेम मेथड को अगर हम उसी मेथड को ओवरलोड करें, अब मैं वर्ड ओवरलोड यूज कर रहा हूँ, उस मेथड को हम चाइल्ड क्लास में ओवरलोड करें तो ये चल जाता है, इसमें कोई आपको पार्स एरर नहीं मिलेगा। इसको यूज किस तरह से करेंगे, और अब इसके पास दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। जब हमने एक्सटेंड कर लिया तो एक्सटेंड करने के केस में इसके पास ये मेथड भी अवेलेबल है जो इसको पेरेंट से मिल रहा है, और इसका अपना मेथड जिसमें एक पैरामीटर जाना है ये भी अवेलेबल है। अब दोनों में डिफरेंशिएट किस तरह से होगा इसको देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ क्वेश्चंस का। क्लास में मेरे पास मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्वेश्चन की क्लास का और इसको पैरामीटर पास किया जो कि इसके कंस्ट्रक्टर में रिसीव होगा ऑब्जेक्ट बनाते हुए। उसके बाद मैंने इस मेथड को कॉल किया है, लेकिन अब की दफ़ा इसको मैंने ब्लैंक कॉल नहीं किया, इसमें मैंने एक पैरामीटर सेंड किया है। ये पैरामीटर इसको ये बताएगा कि जो इस क्वेश्चन यानी चाइल्ड क्लास के पास जो मेथड है इसको कॉल करना है। इस पैरामीटर से जो आपने एज ए इनपुट यहाँ आर्गुमेंट में पास करा है, इस आर्गुमेंट के बिहाफ के ऊपर ये पता चलेगा कि जो चाइल्ड के पास मेथड मौजूद है गेट सर्व इन्फो का, ये वाला मेथड कॉल करना है। ठीक है जी, अब हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस एरिस वैसे आ रहा है कि हमारे पास क्यूरी में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हो। ये हमारे पास कॉल हो गया, इट मीन्स कि हमारी कॉलिंग सही हो रही है, और क्यूरी को सही कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट भी आ जाएगा। बताना यहाँ पर ये था कि आपके पास ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है PHP में, लेकिन उस तरह से मौजूद नहीं है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। इसके अंदर आपको अगर ओवरलोडिंग परफॉर्म करनी है तो आपको लाजमी तौर पे उस क्लास को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा और उसके बाद उस मेथड को आप ओवरलोड कर सकते हैं। सेम क्लास में रहते हुए ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, जो जावा में, .NET में, दूसरी लैंग्वेज में बहुत, C++ में बहुत इजीली हो जाता है, PHP में नहीं होता। पेरेंट और चाइल्ड को कॉल कैसे करेंगे दोबारा सर? पेरेंट और चाइल्ड को मैंने तो इस वक्त देखें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, अगर आपको पेरेंट का बनाना है तो ये ऑब्जेक्ट सिंपली ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे। ठीक है, वो पता है तो पैरामीटर पास करेंगे क्योंकि इसमें आर्गुमेंट पास किया है जी, मतलब यहाँ इस लाइन की बात कर रहे हैं। देखिए इस वक्त क्वेश्चन ने जब इसको एक्सटेंड किया था तो देखिए यहाँ पर इसके बाद अपना ये मेथड मौजूद है गेट सर्वे इन्फो, और एक जो हमने इसको एक्सटेंड किया है सर्वे की क्लास को, यहाँ से भी इसको यही मेथड सेम नाम का इनहेरिटेंस की वजह से एक कॉपी, एक क्लोन इसको अपने पास भी मिला होगा। यहाँ पर हमने इसको ओवरलोड कर दिया है। ओवरलोड करने यानी ओवरलोड से मतलब इसका नेम सेम है लेकिन इसका सिग्नेचर डिफरेंट कर दिया है। तो इस केस में जब हम इसमें कोई आर्गुमेंट यानी कि इस तरह से कॉल करेंगे तो आपके पास चाइल्ड वाला कॉल होगा, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ दें तो पेरेंट का कॉल होगा।
ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको एज अ जी बता उस पे नेक्स्ट सर ब्लैंक में पेरेंट कॉल होगा। हाँ जी ऐसे भेज रहे मतलब एज अ इनपुट भेज रहे ताकि वैल्यू वहाँ चली जाए 17 को वो नहीं है। ठीक है ये बात क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम उसकी तरफ आते हैं। फिलहाल मैं इस मेथड को साइलेंट कर रहा हूँ, रिमूव नहीं कर रहा इस यहाँ से इस क्लास में से इस मेथड को दोबारा मैं एक दफ़ा फिर कॉपी कर रहा हूँ और अब की दफ़ा यहाँ से इसका आर्गुमेंट भी रिमूव कर दिया मैंने और एक और काम करते हैं हम अब की दफ़ा मैंने क्यूरी चेंज कर दी इसकी। ठीक है जी अब की दफ़ा मैंने इसका सिग्नेचर जैसे इसमें जो इनपुट पैरामीटर है जो आर्गुमेंट्स यहाँ पर रिसीव होने थे मैंने इसको भी नहीं चेंज किया यानी यहाँ पर ऐसा इनपुट पैरामीटर में कुछ नहीं ले रहा और अब की दफ़ा सेम नेम है और इसका सिग्नेचर भी सेम है लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी क्यूरी है यानी जो इस फंक्शन की जो मेथड की जो फंक्शनैलिटी है उसको चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद यही सेम मेथड अगर मैं यहाँ से कॉपी करके इस पेरेंट क्लास के अंदर दोबारा से लिख दूं, ये मेरे पास सर्वे क्लास है, इस सर्वे की क्लास के अंदर मैंने एक दफ़ा मेरे पास ये मेथड था मैंने इसको दोबारा से डिफरेंट फंक्शनैलिटी के साथ इसी क्लास के अंदर सेम नेम सेम सिग्नेचर से इस क्लास में रख दिया तो ये यहाँ पर भी पार्स एरर देगा एक बार। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ इसी में नहीं PHP में नहीं हर लैंग्वेज में ही आपको एरर देगा। ठीक है अच्छा अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा अब जब मैंने इसको एक्सटेंड किया और इसकी चाइल्ड क्लास के अंदर आया यहाँ पर आने के बाद पहले मैंने लिखा था सिग्नेचर डिफरेंस, अब मैं इसको सेम सिग्नेचर के साथ इस क्लास के अंदर दोबारा लिख रहा हूँ और उसमें फंक्शनैलिटी को चेंज कर दिया। सेम नेम लेकिन डिफरेंट सिग्नेचर हो और वो चाइल्ड क्लास में हो, इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग है आपके पास सिग्नेचर सेम हो लेकिन
सिग्नेचर भी सेम हो, मेथड भी सेम हो, लेकिन फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो, काम डिफरेंट कर रहा हो, उसको हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। करते नहीं हम होना। उसको पता कैसे, अभी बता। ये दोनों बताता हूँ। अच्छा, एक चीज तो ये कि इसको हम मेथड ओवरराइडिंग का नाम देते हैं जी। हाँ, अब यहाँ पर मसला आता है कि जी आप कॉल करेंगे तो पता कैसे चलेगा कॉल कौन सा करना है? दोनों इसके पास अवेलेबल है, अब चलाएगा कौन सा? अब हम इसके लिए एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। कैसे करते हैं बताइए। नहीं हो रहा, बस मिनट। ये हमारी सर्वे की क्लास है और इसमें हमारे पास है गेट सर्वे इन्फो। दूसरी क्लास हमारे पास क्वेश्चंस, इसके अंदर भी है गेट सर्वे इन्फो। ठीक है जी। तीसरी क्लास हमारे पास फिलहाल अभी है नहीं, तो इसको हम फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सर्वे के पास भी वो सेम मेथड मौजूद है और क्वेश्चन के पास भी आपके उसी नाम का एक मेथड मौजूद है। आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, क्वेश्चन का, यहाँ पर होता ये है कि हमेशा अपनी हायरार्की के अंदर जो उस मेथड का सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा, अपनी पूरी हायरार्की, यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस की हायरार्की है। अगर आपके पास मोर देन 2, 3, बल्कि ये तो हायरार्की बहुत लंबी चलती है, 10 हायरार्की भी है। लेट्स सपोज आपके पास ये हायरार्की चाइल्ड और इस तरह से चलता जा रहा है और अपनी पूरी आपके पास ये जो मल्टी लेवल हायरार्की बनी हुई है, ये समझे 10 स्टेप्स तक बनी हुई है। तो अपनी पूरी हायरार्की में ये मेथड अपने आप को चेक करेगा और जो इसको सबसे लास्ट अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन मिलेगा ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। लास्ट अपडेटेड वर्जन जो होगा इस मेथड का पूरी हायरार्की के अंदर, ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो एग्जीक्यूट होगा वो ये क्वेश्चन का होगा। हाँ, यानी चाइल्ड का होगा। जी, इसके मैं एग्जांपल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास एक और क्लास है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि लेटेस्ट अपडेटेड चलाएगा, यहाँ पर मेरे पास एक और क्लास है, लेट्स सपोज आंसर्स। ठीक है, और इसके पास गेट रिपोर्ट और गेट आंसर्स। लेट्स सपोज ये एक और मेरे पास क्लास है, आंसर्स की स्पेलिंग वाले सेलेक्ट करें। एक और क्लास है और ये इस हायरार्की के अंदर है। सबको नजर आ गई? अच्छा, एक मिनट। अब नजर आ रहा है? सर्वे है, सर्वे के बाद जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन का चाइल्ड है
आंसर की क्लास। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। लेट सपोज मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है आंसर्स का, न्यू। इस तरह से मैं यहाँ पर इस क्लास का जो सबसे लास्ट में लिखी गई है इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इस ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करता हूँ गेट सर्वे इन्फो। कॉल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। अब ये कौन सा मेथड चलाएगा, क्वेश्चंस का या सर्वे का? रीजन उसका है कि ये अपनी पूरी हायरार्की में चेक करेगा और जो इसको सबसे लेटेस्ट वर्जन मिलेगा इस मेथड का जो कि क्वेश्चंस में मौजूद है, क्योंकि इससे ऊपर इमीडिएटली क्वेश्चन है और क्वेश्चन के ऊपर सर्वे, लेकिन जो लेटेस्ट है वो क्वेश्चन वाला है, तो ये इसको चलाएगा। नियरेस्ट भी कह सकते हैं, हाँ लेटेस्ट है नियरेस्ट एक ही बात। नहीं टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट नहीं, हाँ नियरेस्ट कह ले। अपनी हायरार्की में जो इसको सबसे नियरेस्ट मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा जी। हाँ दोनों की जी। हाँ क्या करना? हाँ हाँ नहीं कर सकते। पेरेंट कोलन आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, पेरेंट डबल कोलन और फिर आप उसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा ये चीज जो है मैंने लास्ट टाइम शायद नहीं बताई थी। जिस तरह हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं पेरेंट का, ये चाइल्ड के पास ये पेरेंट ला के एक्सेस तमाम चीज़ों का होता है, वो हर मेथड को कॉल कर सकता है और पेरेंट की हर चीज़ को ये पेरेंट कॉलन करके तमाम वेरिएबल्स मेथड्स को कॉल कर सकता है। चाइल्ड एक्सेप्ट प्राइवेट, नियरेस्ट जो है हम यहाँ पे एक काम करते मना लेते हैं। देखना पड़ेगा कि कुछ कर तो सकते हैं। नहीं यूज कर सकते हैं, चलो मैं बता दूँ। इंस्टेंस बनाना पड़ेगा ना, विदाउट इंस्टेंस भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं विदाउट इंस्टेंस भी हो जाता है, बता दूँ मैं। विदाउट इंस्टेंस या तो आप इंस्टेंस बना के कर लें, लेकिन हम इंस्टेंस नहीं बनाना चाह रहे, विदाउट इंस्टेंस भी कर सकते हैं, बता दूंगा तरीका है वैसे कोई सवाल कर सकते हैं। उस पर आ रहा हूँ। अच्छा ये बात क्लियर है जी? ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग की बात क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लीजिए। सर ओवरलोडिंग में अलग-अलग जो फंक्शन है वो बना के यूज कर रहे थे, अलग-अलग फंक्शन बनाने के हम उसी एक फंक्शन को बैंड कर देंगे, उससे काम चल जाएगा, स्पेशल सब सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन है
ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग करेंगे क्यों, जरूरत कहाँ पड़ेगी? ऑलरेडी तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पिछली क्यूरी को या पिछले फंक्शन को प्रिजर्व करने के लिए। प्रीवियस वाली को विदाउट अनडिस्टर्ब या नहीं फंक्शनैलिटी है, ओवरराइडिंग करने को कोई और यूज, मतलब चलो कोई एग्जांपल दे दें, तो फंक्शन नेम चेंज ना करना हो उसमें कोई एग्जांपल, डिसीजन लेने के लिए कि अगर ये क्यूरी चले या ये क्यूरी चले। कोई एग्जांपल दे दें। कार की एग्जांपल दे रही, 2 डोर हो गया, 4 डोर हो गया, मेथड ओवरलोडिंग जो है वो उसमें यूजर स्ट्रिंग से आने वाला डेटा जो है वो उसको फंक्शन से पास करवाना है। हाँ बताएं। इस तरह की कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमने यूज़ की हो, पहले हमने कभी वैसे ओवरलोडिंग जो है वो हम इस्तेमाल कर भी चुके हैं। इसमें आपको मैं एक जर्नलिस्ट की एक एग्जांपल देते हैं कि जहाँ पर आपको मेथड के साथ रीडिक्लेरेशन का जो मामला है, जिस तरह एक एग्जांपल इन्होंने जो दी कार की, फॉर एग्जांपल एक कार है वो 2 डोर भी है और 4 डोर भी है। अब 2 डोर के अंदर जो उसका कार की फंक्शनैलिटी में कुछ चेंज आएगा, उसकी शेप में चेंज आएगा, और जो 4 डोर होगी उसमें उसकी फंक्शनैलिटी में उसकी और चीज़ों में चेंज आएगा। उसमें हो सकता है, और जो उसमें जो मैंडेटरी जो चीज़ें हैं, 2 डोर में सिर्फ 2 लॉक्स चाहिए आपको, 4 डोर में जो है वो 4 लॉक्स भी चाहिए, मिरर भी चाहिए, मतलब उसके फीचर्स मजीद 4 डोर की वजह से ऐड हो रहे हैं, लेकिन चीज़ एक ही है, जो फंक्शनैलिटी है, जो काम है, जो पर्पस है वो सेम है, लेकिन 2 और 4 की वजह से जो चेंज आ रहा है वो चेंज को आपको इनकॉर्पोरेट करने के लिए ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरह एक चंद एग्जांपल हम मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मैं इसकी एक और अच्छी एग्जांपल आपको दे दूंगा जिससे आपको ये चीज़ जो है मजीद क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं। अच्छा,
अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक तरीका ये भी है कि हम जो ब्रैकेट्स लिखते हैं, PHP में बिना ब्रैकेट बनाए भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 क्लासेस बना दी, एक टेक्स्ट की और एक रिटायर्ड की। उसके बाद मैंने एक्सटेंड किया है टेक्स्ट को, और सेम नेम के 2 मेथड्स हैं जहाँ पे मैंने मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म की है। सिग्नेचर मैंने यहाँ पर चेंज किया है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस मेथड को कॉल किया। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं, स्टैटिक का कीवर्ड। हमने लास्ट टाइम स्टैटिक का कीवर्ड जो है वो जब हमने फंक्शंस पढ़े थे और वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स रखने के लिए हमने इस्तेमाल किया था, ताकि वो फंक्शन के खत्म होने पे उसकी वैल्यू जो है फ्लश ना हो, मेंटेन रहे। यहाँ पर हम अगर स्टैटिक मेथड के साथ यूज करते हैं तो इसके रिजल्ट में होगा ये आपके पास इसके रिजल्ट में होगा ये कि आपको अब इस मेथड, इस क्लास को का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यानी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। अगर आप इस क्लास के इस मेथड को एक्सेस करना चाहें तो आप डायरेक्ट क्लास नेम लिख के उसके बाद ये 2 कॉलम्स और उसके बाद उस मेथड का नाम लिख के जिसको आपने स्टैटिक बनाया है उसको आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट भी आप इसको यहाँ पर इस तरह से कॉल कर सकते हैं अगर आपने मेथड जो है वो स्टैटिक डिक्लेयर किए हैं। पार्सर है तो यहाँ पे एक चीज़ जो मज़ीद लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जब आप किसी क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड्स डिक्लेयर कर रहे हैं
जब भी आप किसी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करेंगे तो आपको उस क्लास को आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते, मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसमें इनहेरिटेंस नहीं होगी वहाँ पे। चाइल्ड पेरेंट तो कर सकता है वो, मतलब वो पेरेंट अपनी जगह मौजूद है, मतलब आप उसको किसी का चाइल्ड नहीं बना सकते। ये सिर्फ स्टैटिक और एक और आगे केस आएगा एब्स्ट्रैक्ट में, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट में फिर पेरेंट के साथ ही होता है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता चाइल्ड को। अच्छा, अब यहाँ पे एक और छोटा सा सिनेरियो है, वो ये कि अगर मैं एक और मेथड यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज उसका मैं नाम इस तरह से रख लेता हूँ, और ये इसी क्लास के अंदर मौजूद है लेकिन ये नॉन स्टैटिक है, तो क्या इस मेथड को मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ? एक दूसरा पॉइंट ये है, वो चल गया तो हाँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक ये सिर्फ PHP के साथ, सिर्फ PHP की हद तक है। अगर आप किसी क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड बना रहे हैं तो उसके बाकी मेथड्स भी जो है वो स्टैटिक रहते हैं। तो बेहतर यही है, अमूमन लोगों की जो कॉमन प्रैक्टिस है वो आप जब आपको कोई मेथड स्टैटिक करना पड़ जाए तो बजाय इसके कि आप उस मेथड को स्टैटिक करें, आप उस क्लास को स्टैटिक करते हैं, क्योंकि एक के रिजल्ट में भी पूरी क्लास जो है वो स्टैटिक हो जाती है। वो नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट का भी नहीं बनता। दोनों के साथ ऐसे ही होगा। आप ये कॉल करिए, हमने एरर छोड़ दिया कोई। एक चीज यहाँ पे मजीद देख लीजिए कि हमारे पास अगर कोई मेथड है उसी क्लास के अंदर, पूछ रहे ओवरलोडिंग अप्लाई की है, जो पहला वाला मेथड था और सेकंड वाला था, दोनों ने ओवरलोडिंग अप्लाई की है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि अगर हम पहले वाले मेथड में टैक्स रेट का वेरिएबल लेते और वो मैं सिर्फ ये बताना था, हाँ जरूरत नहीं थी, नहीं हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर ओवरलोडिंग वैसे भी देखी जाए तो जितनी फंक्शनैलिटी या जितने पैरामीटर्स आप सेकंड फंक्शन में ऐड कर रहे हैं वो पहले वाले में उनको उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज दे दें, कुछ ठीक है, उसी में डिफॉल्ट वैल्यूज दे दें और जब वो रिसीव होंगी तो वो इफ एल्स के कंडीशंस के साथ कर लें। हाँ, इफ एल्स से भी आ सकता है, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट वैल्यूज उसकी न दे दें ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कि इसमें हम ऑप्शनल पैरामीटर दे सकते हैं, ये सिर्फ PHP में ही है। इस वजह से ये इतना फ्रूटफुल है जितना आप कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये ऑप्शनल पैरामीटर का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे लोग ये काम ओवरलोडिंग के थ्रू ही करते हैं।
यहाँ PHP में है ना कि भाई ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन अंदर बना दें, हर लैंग्वेज में तो नहीं। अच्छा, एक चीज़ और इसके अंदर है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल एक और इनिशियलाइज किया है ए, और अब मैं यहाँ पर स्टैटिक की वजह से ए को इस तरह से एक्सेस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं काम करता हूँ, ये कैलकुलेट टेक्स्ट नहीं करता, यहाँ पर मैं इस मेथड को भी स्टैटिक कर देता हूँ और इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ। मैंने मेथड स्टैटिक बनाया, वेरिएबल जो है वो नॉन स्टैटिक है, और इसको मैं एक वैल्यू असाइन करने के बाद इस मेथड के अंदर इसी वैल्यू को दोबारा यूज कर रहा हूँ जो इस क्लास के अंदर है। दिस का कीवर्ड मैंने इस वजह से लगाया कि इसी क्लास के अंदर ये वेरिएबल मौजूद है। इस केस में जब मैं क्लास का नाम के साथ, एक कोलन्स के साथ और इस वेरिएबल को एक्सेस करूंगा तो मेरे पास ये एक्सेस नहीं होगा। ये सिर्फ फीचर जो है वो मेथड्स के हद तक है, ठीक है। आप उसको स्टैटिक कर दें तब भी नहीं चलेगा वो। आप ग्लोबल बनाए तो वो एक अलग चीज है, ठीक है जी। तो ये फीचर जो है वो सिर्फ मेथड के साथ अवेलेबल है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है? ये स्टैटिक को अगर हम किसी मेथड के साथ लिंक कर रहे हैं तो इस स्टैटिक के कीवर्ड को यूज करने का फायदा कुछ बता रहे हैं? अच्छा, दो तीन फायदे में से एक तो ये कि ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरा कोई और फायदा लास्ट में आप कुछ बता रहे हैं? क्या चीज? जहाँ पर आपको फंक्शंस जो है वो रन नहीं करने पड़ रहे हैं, बल्कि पर्टिकुलर फंक्शन कॉलिंग हो रही है। एक एग्जांपल जो उन्होंने दी मैथ की है। अब अगर हम मिसाल के तौर पे एक क्लास यहाँ पे लिखते हैं, छोटी सी क्लास में लिख लेता हूँ, क्लास मैथ। उसके अंदर हमारे पास स्टैटिक मेथड है, फंक्शन और ये आपको वैल्यू रिटर्न करता है। लेट्स सपोज एक इस तरह की आपके पास एक क्लास है जिसमें आपको पर्टिकुलर बस एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है और सिंगल ऑपरेशन है, और उसमें आपको नीड नहीं है कि हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएं, बस आपने एक वैल्यू पास करनी है और उसके बाद उसका रिजल्ट चाहिए। मतलब मल्टीपल आपको काम नहीं परफॉर्म करना है, या ऐसी कोई सिक्योर आपकी कोई लॉजिक नहीं है, या इस तरह का काम है जो बिल्कुल स्टैटिक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इसके स्क्वायर है, किसी भी वैल्यू का आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए बजाय, और एक क्लास के अंदर लिखा हुआ है, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट बनाने के रिजल्ट में ये पूरी की पूरी क्लास जो है वो मेमोरी में लोड हो और उसके बाद आप एक पर्टिकुलर मेथड को कॉल करें, तो बजाय इसके आप पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उसको मेमोरी में लोड करना है, आप सिर्फ उसको उन मेथड्स को स्टैटिक डिफाइन कर दें और उसको इस तरह से कॉल करके यूज कर लें। हाँ, और इनको एक्सेस करने के लिए वही तरीका जो हमने यहाँ पर अभी दिखाया, आप क्लास नेम दें और उसके बाद ये कॉलम्स के साथ इन मेथड्स को एक्सेस कर लें। अच्छा,
क्या चीज़ दोबारा बता? हाँ वो तो हाँ कॉल कर सकते हैं। क्या चीज़? बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम एक्सटेंड तो नहीं कर सकता ना। नहीं। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ रह गई हमारे पास, जब हम ये एग्जाम्पल देख रहे थे और जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि हमारे पास सेम क्लास के अंदर दो क्लासेस के अंदर जिनके दरमियान पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, हम सेम नेम और सेम सिग्नेचर के मेथड्स जब डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके अंदर फंक्शनैलिटी को चेंज कर रहे हैं, एक तो इसको ओवरराइडिंग भी कहते हैं, दूसरा इसका एक और नाम है, कोई बताएगा? पॉलीमॉर्फिज्म। ये इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर या पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो ये है। अभी देख एक ही चीज के एक से ज्यादा बिहेवियर है। हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एक और कीवर्ड है, एक तो स्टैटिक है, एक है फाइनल का हमारे पास कीवर्ड। इसको देख लेते हैं। अगर तो फाइनल का कीवर्ड जो है वो वेरिएबल के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो अब थ्रू आउट द स्क्रिप्ट या थ्रू आउट द क्लास आप इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। नहीं, ग्लोबल नहीं है क्लास का वेरिएबल। अगर आप फाइनल का कीवर्ड क्लास के अंदर या क्लास से बाहर भी अगर आप किसी वेरिएबल के साथ लिख देते हैं, तो अब आप इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक पॉइंट। हाँ, वेरिएबल में जो जो चीज़ें आती हैं सबके साथ। दूसरी बात ये है कि अगर मैं एक मेथड लिख रहा हूँ ऐड, एक और मैंने क्लास बनाई जिसके अंदर मैं इस मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ जो कि पेरेंट के अंदर मौजूद है। अब मैं इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। और उसके बाद ऐड के मेथड को कॉल करता हूँ। तो लाजमी तौर पे जो मेरे पास मेथड कॉल होगा वो ये सेकंड वाला है, ठीक है जी, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो टेस्ट का बना है और यहाँ पर इस मेथड को ऐड के मेथड को मैंने ओवरराइड किया। किसके अंदर? चाइल्ड क्लास के अंदर। अच्छा, अगर मैं अब इस मेथड के साथ
फाइनल का कीवर्ड लगा दूं, अब आप इस मेथड को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते। अब आप इसको चलाएं, ये आपको पार्स एरर देगा। रीजन उसका कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड। तो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है जी। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है इसके साथ, ठीक है, हम यहाँ से अब फिलहाल इस ऐड को रिमूव कर रहे हैं ताकि हमारा ये कोड जो है वो चल जाए। अब मैं ऐड कॉल कर रहा हूँ, तो अब ये ऐड जो है वो पेरेंट का चलेगा। ठीक है जी। अब अगर ये फाइनल का कीवर्ड फाइनली मैं क्लास के साथ लगा दूं, तो अब आप उस क्लास को किसी का पेरेंट नहीं बना सकते। इन केस ऑफ फाइनल अगर आप क्लास के साथ यूज कर रहे हैं, तो अब ये वाली क्लास किसी भी क्लास का पेरेंट नहीं बनेगी। क्यों सर, मुझे भी हंसाते हैं थोड़ा सा हैं? फिर क्यों सर? ठीक है जी। ये कीवर्ड है एक अदर अच्छा, इसको यूज कहाँ करेंगे? वेरिएबल के साथ कहाँ यूज करेंगे? फाइनल का कीवर्ड जो है वो वेरिएबल के साथ कहाँ यूज करेंगे? जो कॉन्स्टेंट्स है नॉर्मली उनके साथ हम जो है वो, अगर आप उनको चाहते हैं कि ये ग्लोबली एक्सेस ना हो लेकिन इनकी वैल्यूज कांस्टेंट रहें, अगर मैं डिफाइन करके या ग्लोबल वेरिएबल बना के उनको लिख देता हूँ, जो वहाँ पास एक तरीका है कि हम अगर डिफाइन कर दें तो इस तरह से इस कांस्टेंट की वैल्यू भी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका स्कोप जो होता है वो ग्लोबल होता है। इस वेरिएबल का स्कोप जो है वो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ग्लोबल है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे ऐसा वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके लेकिन उसका एक्सेस भी ग्लोबल ना हो, तो आप फिर वहां पर फाइनल यूज करते हैं मेथड के साथ जी। डिफाइन का वो एक अलग सिनेरियो है, अगर हम फाइनल क्लास के अंदर कोई एसक्यूएल क्वेरी, लेकिन ये डिफाइन जो है ना, अगर क्लास में भी लिख दें तो भी इसका एक्सेस ग्लोबल होगा। सर अगर हम फाइनल क्लास के अंदर कोई एसक्यूएल क्वेरी करेंगे हाँ। और वो चेंज होती है तो उस पे पॉसिबल है कि वो चेंज हो क्लास वर्क करेगी? हाँ करेगी। अच्छा, एक तो ये सिनेरियो। दूसरा, अगर मैं ये फाइनल का कीवर्ड किसी मेथड के साथ यूज कर रहा हूँ तो हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या दे सकते हैं? मतलब इसको हम कहाँ यूज करेंगे, कोई इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल, ताकि हम उसको ओवरराइड ना कर सकें। फाइनल का कीवर्ड लगाने के रिजल्ट में आप मेथड को चाइल्ड के अंदर ओवरराइड नहीं कर सकते, बाकी सब काम होंगे लेकिन सिर्फ उस मेथड को आप रीडिक्लेयर, पॉलीमॉर्फिज्म या ओवरराइडिंग नहीं परफॉर्म कर सकते उस मेथड के साथ। इसकी कोई एप्लीकेशन? और एक एग्जांपल इसकी जनरल एग्जांपल ये है कि आप जो मेथड बनाएंगे जिसमें डेटाबेस कनेक्ट करना या क्यूरी एग्जीक्यूशन है, उसको आप चाहते हैं कि कभी भी वो चेंज ना हो, उसको इसको ओवरराइड ना कर सके, तो इस तरह के मेथड्स को भी हम फाइनली बनाते हैं। अच्छा, अब क्लास के साथ अगर हम बनाएं तो क्लास का कोई सिनेरियो जहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आती है कि क्लास ऐसी क्लास हो जिसको कोई इनहेरिट ना कर सके। नहीं, वो तो कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, वो तो वेरिएबल्स में आ गया।
वेरिएबल्स में आगे जिस तरह हमने एक बात की थी जब हम सेशंस पढ़ रहे थे, अगर हम यही काम जो हम आज तक करते हैं, अगर हम सेशन की एक क्लास बनाएं, देखिए सेशन एक क्लास अगर हमारे पास है, एक सेशन की क्लास के अंदर फंक्शंस कुछ इस नाम से हो सकते हैं, मतलब ये काम हम उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। सेशन एग्जिस्टिंग सेशन लोड करवा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कोई उसमें वैल्यू ऐड कर देंगे, फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू गेट कर लेंगे हम। इसी तरह के 2-3 ऑपरेशन जो सेशन से रेलिवेंट है। इसके अलावा कोई और काम नहीं है ऐसा जो हम इसमें परफॉर्म करेंगे। यानी जो सेशन की जो क्लास होगी उसके अंदर जितने हम मेथड्स बनाएंगे, हम इस सेशन की क्लास को नहीं चाहते कि कोई इन फ्यूचर इसके अंदर मजीद इसको इनहेरिट करके या इसमें चेंजेस करे या इसके मेथड्स को भी ओवरराइड करे, हाँ इंटरफेयर करे। या इससे भी और आसान एग्जांपल हम दे सकते हैं। फिलहाल इसको इसी तरह से समझ लें। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे रह गया, जब फाइनल को अगर हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसका। फाइनल को हम ठीक है इनहेरिट नहीं कर पा रहे किसी और क्लास के साथ, तो इसको यूज फिर कैसे करेंगे इस क्लास को? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, फाइनल तो चलो मैंने यूज कर लिया, तो अब ये इनहेरिटेंस नहीं हो रही इसके साथ, लेकिन इसको यूज किस तरह से करूँगा? चाइल्ड तो हो ही नहीं सकता ना इसका, फाइनल है तो इनहेरिटेंस तो खत्म। क्लास में जी कोई और फाइनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बनाना थोड़ी बंद किया हमने, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसको आप ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करेंगे। देखिए, एक चीज के आने से उसकी बकिया चीजें डिस्टर्ब नहीं हो रही, सिर्फ वो डिस्टर्ब हो रही है जो मैं बता रहा हूँ। यानी फाइनल के कीवर्ड की वजह से इनहेरिटेंस नहीं होगी, स्टैटिक की वजह से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन स्टैटिक के अंदर और काम अपनी जगह परफॉर्म होगा। फाइनल के अंदर इनहेरिटेंस नहीं हो रही, लेकिन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं, फाइनल है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, हाँ बना सकते हैं और बनाते भी हैं। कंस्ट्रक्टर बना लें, हो सकता है, सब कुछ होगा। कंस्ट्रक्टर अपनी जगह मौजूद है, सब चीज़ अपनी जगह। फाइनल का तो बन जाएगा, स्टैटिक में नहीं बनेगा तो कॉल ही नहीं होगा। अच्छा, ये बात क्लियर है, मजीद आगे चलते हैं। अच्छा सर, मुझे कोर्स आउटलाइन दिखा दें। सर, जो API कोड्स होते हैं, ये फाइनल फंक्शन का बेस होता है। एग्जांपल आप आइए। अच्छा, 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं।
JQD आती है किसी को? नहीं, JQD किसी को सही मानने में आती है? सही मानने में आती है जो ठीक है, कॉपी पेस्ट करके तो सभी चला लेते हैं, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, कर क्या रहा है वो, या अगर आपको खुद से लिखनी हो JQD, कितने लोग आती है? एक। और मतलब उसके चेनिंग और वो सारे कौन सिलेक्शन सिलेक्टर्स का पता हो, चेनिंग का पता हो। अच्छा ठीक है। अच्छा, 2 अनाउंसमेंट्स हैं, वो ये कि बड़े होते हैं के जीवन में नहीं, संडे को क्लास नहीं होगी क्योंकि 25 दिसंबर है। दूसरी बात ये कि ट्यूसडे को अगर तो सिंध गवर्नमेंट ने सिंध में आम तातील का ऐलान नहीं किया तो ट्यूसडे को, सुन तो ले मेरी बात तो पूरी सुन ले। अगर तो आम तातील का ऐलान नहीं होता तो यूनिवर्सिटी खुलेगी, अदरवाइज यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ट्यूसडे को खुलेगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे लेते हैं नहीं बिल्कुल भी जी। देखिए यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट लिस्ट है, इसमें तकरीबन 16 या 17 है, 16 प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले जो है वो एक इन प्रोजेक्ट्स में से आपको जो दिल करे आप वो एक प्रोजेक्ट ले लीजिए, और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ये तमाम प्रोजेक्ट लिस्ट आप अपने पास लिख लें, ये सिर्फ प्रोजेक्ट नेम्स लिख लें, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, अभी लिख लें, थोड़े से इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, पहले हम पढ़ते नहीं है, ये कोर्स आउट ले लें। इन्वेंट्री सिस्टम है फॉर एनी ग्रोसरी स्टोर है, मजीद जूम कर लो।
ओपन कार्ट लगेगा ही, लगाने ही नहीं, इसमें इन्वेंटरी सिस्टम बनाना है सर, इसमें कार्ट सिस्टम नहीं। अच्छा दूसरा प्रोजेक्ट है अच्छा इसके अंदर आपको करना क्या है, जरा इसको जरा गौर से सुन लीजिए। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर CRUD ऑपरेशंस, CRUD से मुराद होती है कि आपके पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्शन व्यू जो होता है। ऑपरेशंस करना है आपको प्रोडक्ट्स के लिए, इसका एक एडमिन सेक्शन होगा जहाँ से एडमिन प्रोडक्ट्स ऐड कर सके, एडिट कर सके और उसकी रिपोर्टिंग एंड तमाम का तमाम उसका एडमिन के पास होगा विद रिपोर्ट्स, और इसकी बिलिंग वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको करनी होगी। दूसरा आपके पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर आपको बुक इशू करवानी है। पहले तो प्रोफाइल होगी यूज़र की, यूज़र का अकाउंट होगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद बुक इशू होगी, लिस्ट ऑफ बुक्स होगी, उसके बाद जो बुक अवेलेबल होगी वो बुक इशू होगी। अच्छा एक टाइम पीरियड के लिए वो बुक इशू की जाएगी, उसके बाद पेनल्टीज अप्लाई होंगी इन दी फॉर्म एनी फॉर्म, ठीक है। और जब ईमेल अलर्ट से मान लीजिए कि जब आप ईमेल आपका जब टाइम आएगा एक्सपायरी का बुक रिटर्न करने का, तो ईमेल अलर्ट जाएंगे। कोई नई बुक ऐड होती है तो उसके ऊपर भी ईमेल अलर्ट्स वगैरह जाएंगे। इस तरह के आपको फीचर्स इसमें बनाने हैं। तो इसमें cron jobs यूज होती है। हाँ cron jobs, कोड तो PHP का ही होता है। अच्छा स्कूल मैनेजमेंट के अंदर ये इसकी डिटेल है। टीचर कोर्स मैनेजमेंट है, टाइमिंग्स हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हैं, सब अटेंडेंस से रिलेटेड जितना काम है ये है। इसी तरह हॉस्पिटल का है, ट्रांसलेशन एप्लीकेशन एक बनानी है। अगर किसी को मल्टीलिंगुअल पे काम करने का शौक है तो यानी वो चाहते हैं कि मल्टीलिंगुअल के साथ किस तरह से हम काम करते हैं, मुख्तलिफ यूनिकोड्स के साथ या मुख्तलिफ कैरेक्टर सेट के साथ हम किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है। अगर कोई ये लेना चाहे तो ये ले सकता है। ट्रांसलेशन एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको एक इंटरफेस बनाना होगा। आपको लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं करनी, सिर्फ एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है, एक एरिया प्रोवाइड करना है जहां से कोई भी कस्टमर अपनी लैंग्वेज के अंदर एज अ इनपुट रजिस्ट्रेशन कर सके और अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सके या अपना टेक्स्ट सबमिट कर सके जिसको उसने ट्रांसलेट करवाना है। आइदर वो अरबी से इंग्लिश हो, फ्रेंच से उर्दू हो या उर्दू से इंग्लिश हो, इस तरह के एक ट्रांसलेटर टाइप। लेकिन वहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं करनी है आपको, मतलब गूगल की API वगैरह यूज़ नहीं करनी, सिर्फ एक एरिया बनाना है जहाँ से वो इनपुट कर सके। यानी कि आप लैंग्वेज को किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, बैकएंड पे किस तरह प्रोसेस करेंगे। मकसद इस एप्लीकेशन का ये समझाना है कि मल्टीलिंगुअल को आप बैकएंड पे किस तरह, नॉर्मल जिस तरह हम इंग्लिश को डायरेक्ट डॉलर पोस्ट से उठा लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है, जब आप इसको बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। सर्वे टूल जो हम लेके चल लें, अगर कोई ये चाहे तो इस सर्वे टूल को बना लें कंप्लीट फुल फंक्शनल। अच्छा ये जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे इनमें आपने तमाम पूरा एंड टू एंड कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। यानी कि इसके अंदर HTML भी होगी, CSS भी होगी, वैलिडेशन भी परफॉर्म करनी है, सारी चीज़ें प्रॉपर करनी है, रफ नहीं करना कोई भी काम। अच्छा एक स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहें जिसमें शेयर परचेजिंग है, शेयर अलर्ट्स हैं, आपके पास 100 इंडेक्स आप देख सकते हैं, इसको लाइव दिखाना होगा आपको, लाइव डेटा रिक्वायर्ड है यहाँ पे। जो आपके 100 इंडेक्स या 38 इंडेक्स भी होते हैं स्टॉक की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आपने उन इंडेक्सेस को उठा के अपनी वेबसाइट पे, अपने पोर्टल पे डिस्प्ले करना है और वो लाइव डेटा होना चाहिए। किस तरह से उठाएंगे वो जब आप इस प्रोजेक्ट को जो भी बनाएगा उसको फिर वो मुझसे जब डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगा किस तरह करेंगे। HR के लिए कंप्लीट मैनेजमेंट टूल बनाना है जिसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन ये है। HRE के लिए अटेंडेंस सिस्टम एक अलग होता है, पेरोल सिस्टम एक अलग होता है। ये दोनों बहुत
अलग अलग बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा ये 3-4 चीज़ें, इसको मेरे ख्याल डिटेल इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मुश्किल सभी आसान, कोई मुश्किल नहीं, आप लोगों के लिए भी आसान है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये आएगा कि ग्रुप में देना है या इंडिविजुअल। देखिए, आपकी अपनी मर्जी, अगर आप इंडिविजुअली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसको इंडिविजुअल कर लें, क्योंकि अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला तो वो कल्चर है नहीं कि, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो होते हैं तो ग्रुप्स बन जाते हैं, बंदे ग्रुप्स में काम कर लें। अगर आप यहाँ किसी को आपस में जानते हैं तो ग्रुप खुद बना लें। अच्छा, इन प्रोजेक्ट में से जो भी आप सिलेक्ट करें वो फिर आप मुझे ईमेल के ज़रिए सारी इसकी इन्फॉर्मेशन और जितनी भी चीज़ें वो आप मुझे ईमेल के थ्रू बता दीजिएगा कि किसने कौन सा प्रोजेक्ट लेना है और कितने लोग। मैक्सिमम जो एक ग्रुप में हो 3 हो, 3 से ज़्यादा ना, एट मैक्स 3, कम से कम 1 और मैक्सिमम 3 लोग, 3 से ज़्यादा ना। नहीं, ये FYP नहीं है, नहीं अगले साल नहीं देना, ये इसी महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना है। और ये मेरा ख्याल है, अगर आप इस पे सुन लें मेरी बात, अगर आप सिंसियरली इस पे बैठ के काम करें तो ये जो छुट्टियां आ रही हैं आगे, मतलब नेक्स्ट वीक भी नहीं आएंगे आप, तो ये 2 वीक्स में प्रोजेक्ट बन सकता है। एक आध प्रोजेक्ट इसमें लेंथी है, मुश्किल कोई भी नहीं। इसका इन्वेंटिव सिस्टम थोड़ा सा लेंथी है, जो ऊपर मैनेजमेंट के जितने भी हैं ये लेंथी है, मुश्किल नहीं है। ये प्रोजेक्ट थोड़े से लेंथी है, इसमें पेजेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, आखिरी बात यहाँ पर ये है, ये लिस्ट अगर आप लोगों ने लिखी, मैं आप इसको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आज। कुछ लोगों के ध्यान में सवाल ये होगा कि जब सर को ये 16 प्रोजेक्ट बना के देंगे, सर को तो बैठे बैठाए प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, सर तो बहुत अमीर हो जाएंगे और अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट जो है वो हमसे बनवा रहे हैं। तो फ्री होस्टिंग आती है, आप अपने पास रखें प्रोजेक्ट, फ्री होस्टिंग पे अपलोड करके मुझे सिर्फ वर्किंग दिखा दीजिएगा, मुझे कोड भी मत दिखाइए, कुछ भी नहीं चाहिए, और अपने पास रखिएगा। और इसको फ्री होस्टिंग बहुत सारी आती है, गूगल पे सर्च करिएगा। लेकिन देखिए, हम यहाँ पे तकरीबन मज़ीद 1 महीना है, तो अब आप लोग सब लोग, और जितना हम पढ़ चुके हैं, मेरे हिसाब से आप लोग सब लोग माशाल्लाह इतने कैपेबल हैं, और जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो हर इंडिविजुअल इसमें से कोई हर प्रोजेक्ट बना सकता है। कॉपी पेस्ट हो, बहुत सारी चीज़ें कॉपी पे, हम भी कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम लोग भी पूरा प्योर कोड खुद से लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भी कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करना मतलब, लेकिन आपको मकसद इन प्रोजेक्ट का ये कि एंड टू एंड इस एक कंप्लीट साइकिल समझ में आ जाए कि काम होता है किस तरह से। ठीक है जी, और आप प्रोजेक्ट बनाए उसके बाद फ्री होस्टिंग पे डाल दें। अगर आपको किसी को फ्री होस्टिंग नहीं मिलती तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से इसको अपलोड करते हैं और किस तरह से चलाते हैं। हाँ, बहुत सारी है। ठीक है जी।